नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें बिहार के नए सम्राट पर चर्चा तेज है। और जब इस समय हम बात कर रहे हैं, इसी समय वहां पर नया नेता चुनने की प्रक्रिया इस समय चल रही है बिहार में। नीतीश कुमार अपने कैबिनेट को भंग कर चुके हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो बिहार को क्या नया सम्राट मिलेगा? क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम की ही सबसे ज्यादा चर्चा, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या इस बार बीजेपी वर्सेस बाकी की लड़ाई है, बीजेपी बनाम ऑल की लड़ाई। क्योंकि जिस तरह से वहां पर जो दूसरी पार्टियां हैं बीजेपी और टीएमसी को छोड़कर, उनका जो रवैया है वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ती हुई वो पार्टियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या बीजेपी वर्सेस ऑल है। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है। ये उम्मीदों का हाईवे है। क्यों? क्योंकि इस हाईवे से सिर्फ सफर का समय ही कम नहीं होगा, बल्कि चौतरफा फायदा होगा। और ये एक तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा दिल्ली और देहरादून के बीच में। तो इन तमाम सवालों पर होंगे नजर और सभी पर हम करेंगे चर्चा और सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पर लिखा पत्र। दशकों से लंबित महिला आरक्षण के संकल्प को जल्द साकार करने के विषय में देशवासियों के साथ साझा की अपनी भावनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। अब 2.5 घंटे में ही सफर हो जाएगा पूरा। रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। देश आज मना रहा है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। संसद भवन परिसर समेत पूरे देश में बाबा साहेब की याद में विशेष प्रार्थना सभाएं। बिहार में नीतीश कुमार ने कैबिनेट भंग की, दे रहे हैं इस्तीफा। बीजेपी का पहला सीएम चुनने के लिए पहुंचने लगे हैं विधायक। सम्राट चौधरी के नाम की सबसे अधिक चर्चा। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार चरम पर। सभी दलों ने झोंकी अपनी ताकत। अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की चुनावी जनसभाएं। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। और अब हम बात करेंगे खबरों की। तो सबसे बड़ी खबर जो इस समय बल्कि चल रही है वो है बिहार में। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने कैबिनेट भंग करके इस्तीफा दे दिया है। तो अब नए मुख्यमंत्री को चुनने की प्रक्रिया जारी है। तो नीतीश युग के क्या सम्राट होंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी की ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होने वाले हैं नीतीश कुमार। बिहार में एक लंबी पारी खेलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में कहा कि आगे बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसका सहयोग करूंगा, मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बिहार में काफी काम हुआ है, आगे भी होगा। आप लोग नई सरकार में मिलजुल कर अच्छे से काम करिए। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह चर्चा पिछले 1 महीने से बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। तो बिहार के सम्राट को लेकर इस चर्चा में सम्राट चौधरी सबसे आगे रहे हैं। इसका फैसला तो वैसे अब कुछ ही देर में हो जाएगा और हम आपको जानकारी देंगे भी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी कैबिनेट मीटिंग में अपने इस्तीफे का ऐलान करके एक तरह से नीतीश युग की समाप्ति की खुद घोषणा कर दी। तो अब बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लगाई जाएगी, जिसका औपचारिक ऐलान शाम 4 बजे करीब आप समझ लें कि 4 बजे के आसपास नाम आ जाएगा। एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी। वहां पर पहले बीजेपी अपने विधायक दल के नेता को चुनेगी, फिर उनके नाम पर एनडीए विधायक दल में चर्चा होगी। तो जेपी आंदोलन से सक्रिय राजनीति में उतरने वाले नीतीश कुमार की बात करें तो 24 नवंबर 2005 को पहली बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जीतन राम मांझी का जो अल्पकालीन कार्यकाल है उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और बिहार की राजनीति के केंद्र में भी
नीतीश कुमार बने रहे। नीतीश कुमार के कार्यकाल को राज्य में कई सामाजिक और आधारभूत बदलावों के लिए जरूर याद किया जाएगा। छात्राओं के लिए साइकिल योजना की बात हो, सड़कों के व्यापक निर्माण की बात हो, प्रति व्यक्ति सड़क उपलब्धता में वृद्धि हो, हर घर में बिजली पहुंचाने जैसे कदम हो, ये उनके शासन की प्रमुख उपलब्धियों में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि नीतीश के बाद कौन? बीजेपी हाईकमान ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसी विशेष उद्देश्य से बिहार विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में पार्टी अपने नेता का चयन कर रही है। मीडिया की माने तो बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार अभी तक माना जा रहा है, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी सम्राट चौधरी ने बीजेपी में अपनी स्थिति काफी मजबूत की थी जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे। उनकी निष्ठा और नेतृत्व क्षमता शायद उन्हें मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचा सकती है, इसी की सबसे ज्यादा संभावना है। तो जो राजनीतिक हलचल है बिहार में, जो कुछ चल रहा है, उस पर जेडीयू के नेता संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार की अगली सरकार, नई सरकार भी काम करेगी। बिहार में जो सरकार चलेगी वो उनके मार्गदर्शन पर ही, उनके गाइडेंस में ही सरकार रहेगी। उस समय कोई इशू नहीं है, वो यहीं रहेंगे बिहार में ही। वो तो जीवन खपा दिए बिहार के लोगों के बीच में। बिहार के निर्माता जात धर्म से ऊपर उठ करके ये 14 करोड़ लोगों के, मैं कल भी कहा था, 14 करोड़ लोगों के दिल में अगर कोई एक नेता बिहार में बसता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। अब बात विपक्ष की कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि भाजपा बिना मतलब के कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल खेल रही है। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो जब राज्यसभा में आ गए तो ये तो साफ हो गया था कि अब मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का लीडर ही मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें कोई बहुत ये है नहीं, बिना मतलब का भले ही कौन बनेगा करोड़पति का ये किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर करती है स्टेट में लीडरशिप चुनने में, बाकी तो सब कुछ साफ है। वहीं आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्होंने तो पहले ही ये कहा था कि भाजपा नीतीश कुमार को बिहार का सीएम रहने नहीं देगी। पहले ही हम लोगों ने एक बात को स्पष्ट पहले कर दिया था कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री ये लोग नहीं रहने देंगे। वही हो रहा है। अब बात आती है कि कौन होगा नहीं होगा। जो भी होगा वो दो लोगों का जो निर्णय होगा वही होगा। तो ये लगभग चर्चा वहां से आनी शुरू हो गई है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने की सबसे ज्यादा संभावना है। सीधे इस समय आपको पटना लिए चलते हैं ताजा हालात के लिए। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ रहे हैं और साथ में विश्लेषण के लिए हमारे साथ यहीं स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी मौजूद हैं। मैं पहले सीधे मधुरेश के पास। मधुरेश, कितनी देर में ये 100% फाइनल हो जाएगा कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले सम्राट होने वाले? नीतीश कुमार जी बिल्कुल। देखिए, सीएम नीतीश कुमार अब से थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं, लोक भवन जाने वाले हैं और इस्तीफा देने वाले हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा एक बार पलट करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर निकल चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। ये देखिए, गाड़ी में सबसे आगे विजय कुमार चौधरी और पीछे नीतीश कुमार बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर जा रहे थे, पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए जा रहे थे। और पीछे लगातार जो गाड़ियां दिख रही हैं उसमें जदयू के कई बड़े नेता जो हैं वो लोक भवन पहुंचे हैं। इससे पहले जो बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी अभी 2 बजे के आसपास बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, उसमें शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो मौजूद थे। और जब ये बैठक खत्म हुई, इस बैठक के खत्म होने के बाद शिवराज सिंह चौहान के साथ जो दूसरे नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन और संजय सरावगी,
और भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार से अभी मुलाकात करने के लिए लगभग 2:50 पर सीएम हाउस पहुंचे थे और लगभग 10 से 15 मिनट की मुलाकात के बाद 3:05 के आसपास वो वहां से निकले हैं और सीधे विधानसभा गए हैं। वहां पर एनडीए विधानमंडल की बैठक लगभग 4 बजे से शुरू होने वाली है। जी मधुरेश, मैं आपके पास बल्कि बाद में भी आऊंगा, लेकिन एक चीज और जरा क्लियर कर दीजिए कि सीधा मतलब जिसे कहते हैं औपचारिक ऐलान वो एनडीए की मीटिंग के बाद होगा, बीजेपी की मीटिंग के बाद अभी ऐलान नहीं हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लालचंद जी। बीजेपी की मीटिंग के बाद सीएम पद के उम्मीदवार का नाम अभी ऐलान नहीं किया गया है और ये चूंकि शुरू से कहा जा रहा है कि जो भी सीएम होगा उसके नाम का ऐलान एनडीए विधानमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया जाएगा और उसके बाद ही ये घोषणा की जाएगी। तो हमें अभी 4 से 5 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा और उसके जब एनडीए विधानमंडल की बैठक खत्म हो जाएगी तभी ये कंफर्म होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने के लिए लोक भवन गए हैं। अभी राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके बाद 4 बजे से जब एनडीए विधानमंडल की बैठक होगी, लगभग 45 मिनट ये बैठक चलने की संभावना है और ये जब बैठक खत्म हो जाएगी इसके बाद फिर 5 बजे के आसपास जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे वो फिर से लोक भवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को सरकार बनाने का अपना समर्थन पत्र देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरह से वहां से खबर दे रहे हैं इसका मतलब ये तो क्लियर है कि बीजेपी ने अपने विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान अभी तक किया नहीं है और मधुरेश बता रहे हैं कि ये अब एनडीए की बैठक में ये तय होगा। लेकिन विनोद जी, मधुरेश बने रहिएगा अभी। विनोद जी, जिस तरह से चाहे देखिए नाम तो सबसे ज़्यादा चर्चा है ही सम्राट चौधरी की, लेकिन जो तस्वीरें आ रही विनोद जी, आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे की तस्वीरें जो मधुरेश ने दिखाई, बिहार के लिए जिसे कहते हैं एक ऐतिहासिक दिन है। एक युग का अंत हो रहा है नीतीश कुमार जी जब सीएम के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अगले सम्राट शायद सम्राट चौधरी हो या कोई और। लाल जी, आज का दिन तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और एक ऐतिहासिक भी है। लेकिन ये टेक्निकली इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ लें कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 1-2 साल छोड़ के, तो एनडीए के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चाहे सम्राट चौधरी का नाम आए या कोई और हो, अभी तक तो सम्राट चौधरी सबसे आए, तो वो एनडीए के ही मुख्यमंत्री होंगे। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि एनडीए दल के जो विधायक दल की मीटिंग है उसके मीटिंग में ही इसकी सर्वसम्मति से फैसला होगा और उसमें ऐलान होगा। ये तो एक चीज़ें जो है वो एक तरह व्यवस्था में है कि बीजेपी दल के विधायक दल के नेता के रूप में उनके ऐलान के बाद भी उनका नाम तब आएगा जब एनडीए के मीटिंग के बाद मीटिंग होगी और उसमें सर्वसम्मति से इनके नाम पे मुहर लगेगी। रही बात जो इम्पोर्टेंट है चीज समझने का लाल जी कि ये आज का दिन जब हम नीतीश की बात करते हैं तो दिल्ली से ही राजनीति से नीतीश बिहार गए थे। वो दौर भी आपको याद होगा। जॉर्ज फर्नांडिस जी को हमें नहीं भूलना चाहिए, एक समता पार्टी बना के और किस तरह से बीजेपी का साथ लेके ये एक शुरू हुई थी। और उनके नीतीश बार बार अपने इसमें कहते हैं कि वाजपेयी जी ने उन्हें प्रेरित किया था और वो दिल्ली से ही गए थे। आज अब लोग कहते हैं, अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें पता है कौन मुख्यमंत्री होगा, 2 ही लोग फैसला करते हैं, तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि दिल्ली से ही नीतीश जी के बारे में भी फैसला हुआ था और नीतीश जी बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए थे। बीजेपी का पूरा समर्थन था। ये भी बीजेपी के लिए अपने आप में है कि बीजेपी कई बार जेडीयू से बड़ी पार्टी रही है लेकिन नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया है। ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये एक कैसे अलायंस में पार्टियों के बीच में जो कहते हैं ना कि गठबंधन का धर्म, वो इस बात को देखना चाहिए कि बीजेपी ने इस मामले में कहीं संकीर्णता नहीं दिखाई है, जैसा हम लोग देखते रहे हैं। तो अब ये मौका जब है कि नीतीश कुमार को अब दिल्ली की राजनीति में आनी है, तो बीजेपी के लिए ये मौका है। और आप कह सकते हैं कि इतने लंबे संघर्ष के बाद
आज बिहार में बीजेपी का पहला चीफ मिनिस्टर बन रहा है। 20-22 साल के शासन में बीजेपी नीतीश जी के बाएं दाएं, चाहे आज आप सुशील मोदी को भी आज याद कर सकते हैं कि वो सुशील मोदी का और नीतीश कुमार की वो जोड़ी थी, जो नीतीश कुमार कई बार अदला बदली भी हुए तो लेकिन सुशील मोदी के साथ में फिर दोबारा वो लौटे। दो बार आरजेडी का आपने देखा कि दो बार आरजेडी के साथ सरकार बनाए, भले ही 1 साल रहे लेकिन वो लौटे। तो वो जो एक डीएनए है जेडीयू में और बीजेपी में, तो वो आप कह सकते हैं कि वो इतना मजबूत है कि आने वाले टाइम में जो अब हम कहते हैं कि नीतीश युग का अंत, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि नीतीश का आदर्श जो है, मॉडल जो है, वो ही बिहार में एक मॉडल होगा, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या उनके साथ में कोई दूसरे हो। जिस तरह से नीतीश ने बिहार के एक सुशासन की बात की है, बिहार में लोगों को भरोसा दिया उस जंगल राज के बाद में, ये सबसे बड़ी चीज जब आप कहते हैं तो हमें नहीं लगता है कि नीतीश युग की समाप्ति हो जाएगी। नीतीश के आदर्श से बिहार चलेगा, उसमें बदलाव कितना होगा ये तो अभी वक्त ही बताएगा। जब अभी आप जिक्र कर रहे थे ना डेटा की, तो मुझे वो दिन याद आ गया जब नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। विनोद जी, मैं डेटा मुझे अच्छी तरह याद है, 67 विधायक बीजेपी के और 34 होते थे जनता दल यूनाइटेड के, ठीक लगभग आधा। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था उस समय भी। मधुरेश, जो वहां पर पटना में हलचल है मधुरेश, उसके मुताबिक आज विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा, कल के लिए शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम है, पूरी तैयारी है? मधुरेश तक हमारी आवाज लगता है नहीं पहुंच रही। मधुरेश, आवाज आ रही है? मधुरेश तक आवाज नहीं आ रही है। विनोद जी, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश जी का मार्गदर्शन रहेगा, ठीक है, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में है, मार्गदर्शन रहेगा, नीतीश युग चल रहा है, नई सरकार में क्या कुछ अलग दिखेगा, बताइए। क्यों उप मुख्यमंत्री फिर कौन कौन किनकी चर्चा है? मुख्यमंत्री के रूप में जो अभी पटना से लोग बता रहे थे उसमें तो ये है कि चर्चा में तो है कि जेडीयू की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे जो अभी अभी राजनीति में आए हैं निशांत कुमार भी रह सकते हैं, उसमें विजय चौधरी भी का नाम भी है। लेकिन अब ये देखना, खबर आ रही है कि निशांत फिलहाल शायद उप मुख्यमंत्री ना बनेंगे। नहीं, लेकिन अब ये खबर तो ये भी आ रही है कि निशांत को मना लिया गया है। अच्छा, तो अब इसमें कितना दम है ये मीडिया की खबर है, पता चलेगा। हम लोग इस बात को अभी ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो है कि ये बात तो सम्राट चौधरी को जब सीएम का पद मिलेगा और कुर्सी उनको मिलेगा तो उनको अपनी टीम बनाने के लिए एक सहूलियत तो होगी कि वो एक टीम बनाए जिसमें छवि के हिसाब से हो, परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, और सबसे बड़ी बात है कि एस्पिरेशंस है बिहार का। बिहार में लाल जी ये बात हम आपने देखा है कि बिहार के लोगों में बहुत एस्पिरेशंस है। बिल्कुल, नीतीश जी ने बहुत शानदार काम किया है, सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, लेकिन बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डेवलपमेंट का, वो अभी नहीं हुआ है। तो क्या सम्राट चौधरी एक यंग तर्क नेता हैं, सम्राट चौधरी का एक अच्छा बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स में और बिहार की राजनीति को समझने में, तो नेतृत्व क्षमता वो किस तरह से बिहार में अपने लोगों के सामने में ला सकते हैं। बिहार में जो माइग्रेशन एक सबसे बड़ा एक रोग है, अपने वहाँ के यूथ को कैसे वो एक भरोसा दिला सकते हैं, तो ये सब चैलेंज है। नीतीश जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है बिहार में, सड़क का हो चाहे बिहार में बिजली का हो, तो ये इन सब चीजों का अब डिविडेंड लेना है। तो क्या नया चीफ मिनिस्टर कुछ अपने पोटेंशियल से, केंद्र में अभी एनडीए की सरकार है, तो क्या एक नया विस्तार बिहार में देखने को मिलेगा, एक नई उम्मीदें बनेगी? मुझे लगता है कि राजनीति में ये उम्मीदें तो लोगों को होती है नई सरकार से। हो सकता है कि आने वाले समय में ये नई सरकार जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करते दिखे, तो कहा जाएगा एक नीतीश के जो विकास का मॉडल था, एक सुशासन का मॉडल था, उसको एक कंटिन्यूएशन है। अगर इसमें ऐसा नहीं हुआ तो एक तरह से लोगों को निराशा ही लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि लोगों की उम्मीदें निश्चित तौर पर बदलेंगी, सरकार बदलेगी, मुख्यमंत्री बदलेंगे, तो उम्मीदें भी बदलनी स्वाभाविक हैं। विनोद जी, बिहार
की राजनीति में आखिर जो हमने चर्चा की कि कौन कौन से उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो ज़रा ज़मीन से ही पता कर लेते हैं। मधुरेश अगर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए होंगे। मधुरेश, बताइए उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या क्या चर्चा है? दोनों खबरें आ रही हैं। निशांत कुमार कह रहे हैं कि हाँ या फिर कभी ना, कभी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आवाज़ आ रही है मधुरेश? अभी फिलहाल मुझे लगता है मधुरेश वो तस्वीरें ही हमें दिखा रहे हैं जिसमें कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर अब शायद लौट रहे होंगे, विनोद जी, है ना? Yes, क्योंकि जिस समय मधुरेश से हम जुड़े थे। हाँ जी, बिल्कुल, ये वापस लौट रहे हाँ, हैं। वापस लौट सीएम नीतीश कुमार अब वापस लौट रहे हैं, एक आंडे मार्ग जा रहे हैं और अब जो है वो औपचारिक रूप से जो एनडीए विधानमंडल की बैठक जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे वो थोड़ी देर में शुरू होगी विधानसभा में। और ये बैठक जो है लगभग 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि शुरू होगी। और इसमें मधुरेश ये भी बताइएगा कि इस विधायक दल में क्या उप मुख्यमंत्री भी तय होगा क्या? क्योंकि निशांत कुमार को लेकर अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि वो कभी कह रहे हैं कि हाँ होंगे, कभी मना कर रहे हैं, कभी मना लिया जा रहा है। होगा क्या ऐलान एनडीए विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री का भी? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 बातें साफ तौर पे कही जा रही है कि अभी कल जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री का ही मात्र शपथ ग्रहण होगा और बाकी जो मंत्रिमंडल होगी उसका विस्तार या उसका जो फॉर्मेशन होगा, उसका जो शपथ ग्रहण होगा वो बाद में कराया जाएगा। तो ऐसे में लगभग ये भी तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री कौन होंगे इसकी भी घोषणा आज की जा सकती है। जहां तक निशांत कुमार की बात है तो ये बात सही है कि कई तरह की बातें सुनने में आ रही है कि निशांत कुमार कभी हाँ कह रहे हैं, कभी ना कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही संजय झा और ललन सिंह सीएम आवास में मौजूद थे और लगातार निशांत कुमार के साथ जो बातचीत है वो चल रही थी, लगभग ये तय माना जा रहा है कि निशांत कुमार जो है वो राज्य के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, अभी फिलहाल तो ये मान के चला जा रहा है, लेकिन ये बात है कि पहली बार वो राजनीति में आए हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों का पहले वो ये लें कि भाई थोड़ा राजनीति को देखें, समझें, घूमें, ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि एक विचार ये भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश जुड़ने के लिए। आगे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि लगातार वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर लगातार खबरें आ रही हैं, तो आपसे लगातार लेते रहेंगे खबरें। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद जी आप बने रहिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि बिहार के ठीक बगल में पश्चिम बंगाल है। बिहार में सत्ता परिवर्तन एक तरह से हो ही रहा है, मुख्यमंत्री जब बदल रहे हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, क्योंकि चुनाव वहाँ पर बिल्कुल चुनाव का प्रचार चरम पर है और बिल्कुल हाई वोल्टेज ये चुनाव है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौट करके इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था हमने कि अब बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की, क्योंकि जहां वहां चुनावी दंगल में ये बात हो रही कि क्या अब वहां जैसा प्रचार चल रहा है उसे तो लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ सभी, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर कोई ममता बनर्जी पर सीधे निशाना डाल नहीं रहा, सीधे निशाना लगा नहीं रहा। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में बीजेपी को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर शुरू से ही सियासत सड़क से संसद तक काफी हुई और इसने मीडिया की खूब सुर्खियां भी बटोरी हैं। पिछले 1 साल से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। इस मुद्दे को लेकर सीएम ममता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गईं, लेकिन कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करके मुख्यमंत्री के आरोप का हल निकाल दिया था। उधर पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल भी एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं और जिनकी अपील अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है, उन्हें फिलहाल मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। करीब करीब 27 लाख लोग हैं ऐसे। कोर्ट ने टीएमसी की इस दलील को खारिज कर दिया कि ट्रिब्यूनल में जिनके नाम लंबित हैं उन्हें मतदान में हिस्सा लेने दिया जाए। कोर्ट ने साफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ट्रिब्यूनल पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जा सकता।
मालदा जिले की घटना को याद कीजिए। एसआईआर एजुकेशन के बाद नाम काटने को लेकर उपद्रवियों ने 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर उनको लगभग बंधक बना लिया था। 3 तो उसमें महिला न्यायिक अधिकारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की थी और उपद्रव की सियासत से कुछ लोगों को उम्मीद थी कि दबाव में कुछ अलग निर्णय हो सकते हैं और एसआईआर के खिलाफ। लेकिन देखिए कल का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कोई दबाव काम आया नहीं। सुनवाई के दौरान टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने बताया कि करीब 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं और इन लोगों को चुनाव में वोट देने दिया जाना चाहिए। तो वहीं जस्टिस जयमौल्य बागची ने कहा कि कुल अपीलों की संख्या 34 लाख तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एजुकेशन में हटे नाम को लेकर इतनी चिंता उनको क्यों है? जवाब 2001 का चुनाव परिणाम है, जिसमें 40 से ज्यादा सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 से नीचे है। 2021 का चुनाव जो था, खुद मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम इस बार हटा दिए गए। तो जाहिर है टीएमसी का चुनावी अंकगणित थोड़ा झटका तो जरूर लगा है, गड़बड़ा गया है। लेकिन मां माटी मानुष के नारे के साथ लगातार चुनाव जीतने वाली ममता इस चुनाव में सिर्फ बीजेपी को लेकर ही भाषण क्यों देती है? एक बड़ा सवाल है। और सवाल इससे भी बड़ा है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचमुच पश्चिम बंगाल को लेकर सक्रिय हैं भी या नहीं? जानकार मानते हैं कि लगभग 50 सालों से कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता में नहीं लौटी है और सीपीएम के लंबे शासन के बाद टीएमसी ने कांग्रेस की जमीन बिल्कुल छीन ली थी। लेकिन अपने स्ट्रांग बेस को ढूंढने इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में शामिल होने के लिए आ तो रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि 2021 के बाद राहुल गांधी पहली बार पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन के कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी लगभग सभी सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हुए हैं। लेकिन दिलचस्प तो यह भी है कि टीएमसी से ज्यादा इन पार्टियों के निशाने पर कौन है? बीजेपी। एसआईआर पर अपनी सक्रियता दिखाकर ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय के बीच ये संदेश देने में सबसे आगे रही हैं कि उन्होंने बंगाली अस्मिता के नाम पर किसी को अवैध वोटर नहीं माना है। इस हालत में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस या फिर सीपीएम ममता बनर्जी के 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी पर सवारी करते हैं या फिर घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये बीजेपी बना माहौल है क्या? प्रचार धुआंधार चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह भी हैं, वो वहां पर उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बंगाल में निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। इस बार बंगाल की जनता निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन करने जा रही है और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, वो सुनिश्चित। देखिए, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तो आरोप लगाए, तब तक मैं समझ रहा हूं, मगर अब वो जुडिशियरी पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि पूरी एसआईआर जुडिशियरी के तत्वाधान में चल रही है। बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्पीकिंग, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बना। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार हावी है। यहां चारों तरफ चोर और चोरी है, चोर की भरमार है और मतलब भ्रष्टाचार की सारे बंगाल में फैले हुए हैं टीएमसी पार्टी की मदद से, और ये सारे गुनहगारों ने सारे बंगाल को तबाह करते जा रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा टैक्स वसूला जाता है जिससे टीएमसी और उसके सिंडिकेट को फायदा होता है। गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है यहां पे ट्रांसपोर्टर्स और परचेजर्स से, और यहां पे बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। तो लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो फाइटर हैं, लगातार प्रचार कर रही हैं। उनका कहना है कि 19 राज्य और केंद्र सरकार मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं और मैं अकेले आम लोगों के लिए लड़ रही हूं।
সবাইকে করেছো বরবাদ, তাই আগামী দিন তোমাদের করতে হবে বাদ। এটা মনে রাখবেন, বিজেপি হটাও আর দেশ বাঁচাও। तो ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। ममता बनर्जी लगातार वहां पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, लेकिन ये बड़ा भी सवाल ये भी है कि बाकी दल कहाँ हैं, कहीं ठहरते हैं या नहीं ठहरते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ रहे हैं माधवी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत माधवी जी। साथ में हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। अजय जी स्वागत। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता बिल्कुल वहां से जुड़ चुके हैं, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। पहले सीधे सौरभ के पास। सौरभ, ये जो हम आज कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां, एक तो देखिए राहुल गांधी प्रचार के लिए कांग्रेस की तरफ से इतनी देर से गए, दूसरी पार्टियों ने क्या एक तरह से ये मान लिया है कि जो करना है बीजेपी टीएमसी आपस में करे, हमें तो वो कहते हैं ना दुख ना सुख, एकदम वैराग्य भाव से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या वहां पर? क्योंकि जिस तरह की सक्रियता में कमी दिखाई पड़ रही है बाकी पार्टियों की, ये कहना सही होगा कि उन्होंने एक तरह से मान लिया कि चलो टीएमसी पर ही छोड़ देते हैं, वही बीजेपी को आने से रोके। इसका दो पहलू है लालचंद जी। पहला तो पहलू ये है कि 294 जो सीट है, 294 सीट है, उन सीटों का अगर आप इस बार अगर जायजा करें तो हर सीट की सबसे हर सीट की इक्वेशन हर एक दल बिठा रही है। यानी मुर्शिदाबाद मालदा में जो स्ट्रेटेजी है वो 224 परगना में वो स्ट्रेटेजी नहीं है, या फिर कोलकाता के लिए वो स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन ये बात सही है, आप अगर पहाड़ से लेकर जंगल महल तक, यानी शिलीगुड़ी से लेकर झारग्राम तक अगर आप देखें तो हर जगह पे ये आदमी जो वोटर्स थे उनके बीच में भी वो भी मान रहे हैं कि टक्कर दोनों पार्टियों में से है। एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी और दूसरी तरफ भाजपा, जो परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिनके हर नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होकर ही रहेगा। लेकिन इसके चलते कई लोगों का ये भी मानना है कि ईसायान ने जिस तरह से वोट काटे हैं, मतलब इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर 35,000 40,000 वोट कम हो गए हैं, तो उसका असर अगर छोटे छोटे जो पार्टी है, अगर 5-7 हजार वोट भी किसी को मिला तो भी अंतर हो सकता है एक एक सीट में। ये कई लोगों का कहना है कि इस बार आप चाहे 20,000 30,000 का मार्जिन आपको देखने को ना मिले, इतना व्यवधान ना हो, बहुत सारे ऐसे सीटें होंगी जो एकदम कान के पास से गुजरेगी। ऐसा भी कई लोगों का मानना है। और प्रचार के लिए जो देखकर ऐसा लग रहा है कि हर एक सीट में अपनी ताकत वो नहीं झोंक रहे हैं। जहां पर उम्मीद है वहीं पर विपक्ष के मतलब भाजपा के अलावा और जो पार्टीज है वो अपनी रण कौशल जो है, रणनीति जो है वो सजा रहे हैं। इसी का कारण है कि रायगंज में जाकर सभा की है राहुल गांधी ने, क्योंकि वहां से पॉसिबिलिटी निकल कर आ रहा है कि मालदा डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है वहां से 1-2 सीट कांग्रेस का निकल सकता है, या फिर मुर्शिदाबाद में एक सीट जहां से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस कर रहे हैं वो सीट निकल सकता है। वैसे ही सीपीएम का भी, लेफ्ट का भी वैसा ही एक कैलकुलेशन है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो लड़ाई, तो ये बात स्पष्ट है, लड़ाई इस बार भाजपा के साथ सत्तारूढ़ पार्टी। ठीक विनोद जी, जो बात जिस तरह का प्रचार चल रहा है, जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के वर्सेस ही ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ये कहना सही होगा जो हमने सौरभ दत्ता से जानने की कोशिश की थी कि एक तरह से छोड़ दिया है कि टीएमसी ही बीजेपी को रोके, और बाकी पार्टियां, जैसा सौरभ ने वहां से रिपोर्ट दी कि कुछ सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया है कि चलो यहां से अपना कुछ खाता खोलो, कुछ एमएलए बनवा लो। ये है क्या बाकी पार्टियों की रणनीति? लाल जी, 2021 के बाद शायद राहुल गांधी की ये पहली सभा हुई है। ये तो अजय जी आपको करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं जी। तो आप सोचिए कि लोकसभा के इलेक्शन में भी राहुल गांधी का कोई ऐसी बड़ी रैली या कोई सभाएं इस तरह की नहीं हुई थी। तो 2021 के बाद अगर राहुल गांधी पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक बड़ी सियासी जमीन पश्चिम बंगाल में रही है। लेकिन जब ममता बनर्जी ने उनके भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तो राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी उसके लिए लड़े भी थे, आपको याद होगा। उनको रूट भी नहीं मिला था।
और राहुल गांधी ने बंगाल से अलग झारखंड होते हुए बिहार का अपना रूट बदल लिया, यात्रा की शुरू की थी। तो सवाल ये है कि कांग्रेस किस जमीन ने, सियासी जमीन ने किसने छीनी? तो जाहिर सी बात है कि पहले सीपीएम ने छीनी, उसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी ने छीनी जी। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि ये तीनों इंडिया गठबंधन जिसके नेता राहुल गांधी हैं, हाँ। वो दोनों उस पार्टी गठबंधन में हैं। तो अब ये व्यवस्था तो है कि आप चाहे तो दिल्ली की राजनीति करिए या फिर अब स्टेट की राजनीति करिए। तो अब जब स्टेट में राहुल जी और प्रियंका गांधी की अब सक्रियता बढ़ी है, खास करके जो सौरभ बता रहे थे कि खास पॉकेट है जो अपने अपनी पार्टी को वहां सूट करता है कि वहां से कुछ सीटें और वोट शेयर बढ़ा सकते हैं। जैसे मालदा का इलाका हुआ, मुर्शिदाबाद का इलाका हुआ, अधीर रंजन चौधरी का वो पूरा स्ट्रांग बेल्ट रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का जो ये था कि आप देखिए कि पूरे एसआईआर प्रक्रिया को जिस तरह से उन्होंने पोलराइज किया है, तो शायद राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान इस बार पश्चिम बंगाल में फीकी पड़ेगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर पे जिस तरह से एग्रेसिव लिया, और वो एग्रेसिव के साथ साथ आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक में भी वो काला गाउन पहन के खुद दलील करने आ गई थी, खुद वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने में अपनी दलील रखी थी। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज होता है, जो मैसेज उन्होंने बताया कि आपकी एक कम्युनिटी की वोट कट रही है, मैं हूं। तो ये रहनुमाई करती हुई जितनी मजबूती से ममता बनर्जी दिखी है, उतनी रहनुमाई करते हुए इस बार राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ में नहीं दिखे हैं, जो पटना और बिहार में आपने देखा था। तो ये है व्यवस्था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके स्टोरी में कि ये पूरी की पूरी लड़ाई बीजेपी वर्सेस ऑल क्यों है, क्यों चली गई? 15 साल के ममता बनर्जी के हर सभा में अगर हमला सिर्फ बीजेपी पे है, अगर सीपीएम का हमला घुसपैठ को लेके सिर्फ बीजेपी पे है, कांग्रेस का सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव है, तो माना जाएगा कि बीजेपी इस बार एजेंडा बनाने में और एजेंडा लोगों के सामने रखने में पश्चिम बंगाल में शायद सबसे आगे है। बिल्कुल, ये लग रहा है कि बीजेपी आगे है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस कहाँ है? अजय वर्मा जी, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, लोकसभा चुनाव में ही ममता बनर्जी ने कहा ना ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद इस बार तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच बात भी नहीं हुई कि क्या कुछ सीट शेयरिंग वगैरह करनी है कि नहीं करनी है ना। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति अजय जी? सिर्फ ये कि जहां जहां अपना पॉकेट्स है वहां पर अपने कुछ एमएलए को जिता ले जाएं और बाकी जगहों पर छोड़ दें टीएमसी बीजेपी को आपस में? देखिए लालचंद जी, मेरा सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। और आज जो है 14 अप्रैल का दिन है, 135वां बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती का जन्मोत्सव है। उस पर देशवासियों को, आपको, आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पवित्र दिन है मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से उस संविधान के रचयिता को, उस संविधान के शिल्पकार को और उस बाबा साहब को नमस्कार कि जो देश में दबे कुचले पीड़ितों के लिए उन्होंने एक स्थान बनवाया। बिल्कुल। तो राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, प्रियंका जी और अजय वर्मा की तरफ से। अब देखिए, आप लालचंद जी बहुत सार्थक और बहुत बुद्धिजीवी एंकर हैं। दिक्कत विनोद जी में भी नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया पढ़े लिखे, ज्ञानवान, डिग्रीधारी एंकर हैं। आप हम दोनों के बीच फूट डाल रहे हैं क्या? नहीं, वो जल थल वायु डाल रहे हैं हमारे बीच में। देखिए, वो जल थल वायु और देवता और राक्षस सबके एडिटर वाली वो अपनी एंकरिंग करते हैं और उन पर बोलते हैं, लिखते हैं, अनुसंधान करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत उनके साथ ये, वो चश्मा भाजपा का चढ़ा लेते हैं, बस। आप में उनमें इतना फर्क है, मैं नहीं कह रहा, और कुछ नहीं है। बंगाल की जहां तक बात है, मैं बंगाल पे आता हूँ, भाई हैं हमारे, अब पता नहीं बड़े हैं छोटे हैं, तो जिस दिन मिलेंगे जब तय होगा। तो मैं भी करीब 60 प्लस हो गया हूँ, मुझे नहीं पता वो 60 प्लस या बिलो है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंगाल में माँ माटी मानुष की धरती है जी। राहुल जी हमारे नेता। देखिए, हर स्टेट की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने पांडिचेरी के लिए अलग बनाई, बंगाल के लिए अलग बनाई, आसाम के लिए अलग बनाई, इसके लिए अलग बनाई, आपके तमिलनाडु के लिए, और 5 स्टेट थी ना, तो इन सब के इलाके अलग अलग रणनीति। केरलम, असम, सब। केरलम। और इन 5 स्टेटों में एक स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था, वहां गठबंधन था, और 3 में, एक में तमिलनाडु में स्टालिन साहब, यहाँ ममता बनर्जी, और केरल में पिन्नन विजय साहब। ठीक है, 3 लाख। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंगाल में मैं भी गया हूँ, ऐसा नहीं, मैं आसाम में भी गया था, मैं केरल में भी गया था, लेकिन अभी मैं इस बार बंगाल नहीं, मैं बंगाल अधिवेशन में भी गया, बंगाल आपने भी छोड़ दिया है बड़े नेताओं की तरह।
नहीं आपने भी मैं बंगाल एक्चुअली छोड़ में दिया। अब जी नहीं, बंगाल में चूंकि लास्ट में 19 तारीख को 2 चरणों में बाद में चुनाव है, अब मैं बंगाल जाऊं। हाँ। ऐसे ही 9 तारीख तक राहुल जी, प्रियंका जी लगे हुए थे और सारे स्टेटों के चुनाव पे प्राथमिकता पर। चुनाव बंगाल भी प्राथमिकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन बंगाल की रणनीति हम ममता जी को हमने कोई फ्री हैंड नहीं दिया। हमने ममता जी के साथ हमारा इंडिया गठबंधन में लोकसभा में गठबंधन की कोई चीजें थी, बात थी, विधानसभा के लिए बात बनी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा अधीर रंजन जी उसका विरोध करते रहते हैं, हमारे लोकसभा के नेता रहे। ठीक, माधवी जी, अब हमारी रणनीति है, मैं फाइनल कर रहा हूँ। हाँ, कि हम लोग मजबूती से 284 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी हमने अपने गठबंधन 294 नहीं 284 पर 84 पर लड़ना। बाकी पे हमने हाँ 2 गठबंधन को सीटें दी हैं कुछ लोगों के साथ, ठीक है, 10 सीटें और दी हैं टोटल सीट। हाँ ठीक है, 294 टोटल है। और हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले, चूंकि केवल भारतीय जनता पार्टी ने वहां सबसे मिलकर, चूंकि हम इतना बड़ा लड़ाई इसलिए नहीं लड़ सकते, अब मैं आपको वो भी बता दूं क्यों। हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना आईटी है, ना चुनाव आयोग है, ना ज्ञानेश मोदी जी है, ना अडानी। ठीक है, माधवी जी का जवाब। पैसे की कमी है। ठीक, माधवी जी की कमी है। ठीक, माधवी जी, जिस तरह से कि सब लोग एक तरह से कह रहे हैं कि भाई मतलब ममता बनर्जी के सरकार के कामकाज को मोटे तौर पर एक अगर अधीर रंजन चौधरी को थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं ना, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी अलग रुख लेते हैं कांग्रेस नेतृत्व से, बाकी सब तो लगता है आपसे लड़ रहे हैं। आपकी क्या रणनीति है माधवी जी? देखिए ऐसा है लालचंद जी, अभी 9 दिन बाकी है पहली वोटिंग के लिए, और उनको जो है राहुल गांधी को अभी याद आई बंगाल की। दरअसल बात ऐसी है, इनका 15% जो वोट है वो भूल गए थे। 0 सीट है यहाँ पर, 1 सीट आई थी पिछली बार, उसको भी उन लोगों ने टीएमसी के साथ चले गए वो लोग। तो आज देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है टीएमसी, उसका जो उसकी उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? कांग्रेस से हुई है। सीपीआईएम के लोग इसमें पूरे भरे पड़े हैं। देखिए सैनिक घोष हो सीपीएम से है, सौगत मोल्ला हो सीपीएम से है, प्रतिकूल रहमान हो सीपीएम से है, उसी तरीके से कांग्रेस के लोग हैं। तो इन्होंने जो यहाँ की टेंडेंसी है, जो सीपीएम काल की जो पूरी रणनीति थी, राजनीति का जो पूरा तरीका था, वो पूरा अडॉप्ट किया टीएमसी ने। साथ ही साथ कांग्रेस की भी वोट को छीन के ले गई। अब कांग्रेस इतने सालों तक सोती रही। देखिए 49 सालों से कांग्रेस यहाँ पर नहीं आई है, और जिस तरीके से इनके संगठन को देखा जाए तो धरातल पे थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं इस समय, माधवी जी थोड़ा सा रोक रहा हूं, क्योंकि फिर वापस आऊंगा और आपसे जरूर प्रतिक्रिया लूंगा, सभी से लूंगा। बगल के राज्य बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने अभी इस्तीफा दिया कुछ देर पहले, और उसके बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाला है, कुछ बातें बता देते हैं। नीतीश कुमार का सीएम पद से इस्तीफे के बाद एक्स पर पोस्ट, और उन्होंने पोस्ट में विशेष रूप से क्या लिखा? उन्होंने लिखा, आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। वही वो तारीख है, एक्स पर पोस्ट उन्होंने लिखा नीतीश कुमार ने, और ये जानकारी दी कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार सरकार बनी थी एनडीए के, और तब से राज्य में कानून का राज है बिहार में, और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने ये लिखा है कि हम लगातार लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है, जिससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, और इसीलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा।
आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तथा शुभकामनाएं देता हूं। ये तस्वीरें आप जो वहां पर विधायक दल की बैठक शायद नहीं बल्कि राज्यपाल भवन की ये तस्वीरें हो सकती हैं। ये विधायक दल की बैठक की तस्वीरें, ठीक। एनडीए के विधायक दल की बैठक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एक बार फिर से बिहार से ये बड़ी खबर आ गई। हम अभी बात कर ही रहे थे नीतीश जी के युग के बारे में और नीतीश जी ने ये जो है अपने पोस्ट के माध्यम से सारी बातें रखी और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, नई तस्वीरें एनडीए विधायक दल की बैठक की जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का पोस्ट बहुत कुछ आगे के लिए दिशा दिखा रहा है, बहुत कुछ तस्वीर साफ कर रहा है। विनोद जी, बहुत ही भावुक पल आप इसको कह सकते हैं लाल जी कि आप देखिए कि 20 साल तक बिहार की राजनीति में सत्ता में एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार जब ये अपने पोस्ट एक्स पे डाल रहे होंगे तो आप हम समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के उस एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन बिहार के और भावुक पल का कि बिहार के साथ में बिहार के इस 8 से 10 करोड़ लोगों के साथ में उनके सुख दुख के साथ जीते रहने का और उनके हर मुश्किलों को आसान बनाने का जो नीतीश कुमार का अपना सपना रहा है और तो नीतीश कुमार ने उसको बखूबी जिया है। बिल्कुल सुशासन बाबू के रूप में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार 2005 में जो अपनी छवि बनाई और लोगों के साथ लगातार संपर्क करने का, लोगों के साथ में संपर्क बनाने का जो नीतीश कुमार की यात्राएं बिहार के अलग अलग जगहों पे हुई और एक आप कहते हैं कि एक बार वो फैसला जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं अब बिहार में नई पीढ़ी के नेतृत्व जो है वो बिहार को संभालेगा और वो दिल्ली की तरफ चले हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का जो आज का ये पोस्ट है लाल जी वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बहुत ही भावुक पल है नीतीश कुमार के लिए कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लोगों के इतने बड़े जो चुनाव के बाद का फिर मुख्यमंत्री बनना और उसके बाद अपना ये फैसला लेना, मुझे लगता है कि लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया है इन सब चीजों से कि नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में और बिहार के उन चीजों से अपने को अलग नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार ने अपना रोल चेंज किया है लेकिन ये बात वो लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जो रेखा उन्होंने खींची है वो अभी आपके सामने में होगी और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका हमेशा होगी। तो ये बड़ी चीज है कि बिहार के लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये सिर्फ एक ये है कि लीडरशिप चेंज हुआ है, नए नेतृत्व में नई पीढ़ी को एक मौका मिला है, लेकिन जो एक गाइडेंस की बात है, जो गाइड रूल की बात है, वो नीतीश कुमार उसमें एक गाइड बने रहेंगे। और ये बात कह के लोगों को उन्होंने अपने तमाम उन सारे लोगों को ये भी आश्वस्त किया है कि बिहार जिस रास्ते पे है, सुशासन के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे, वो विकास के रास्ते पे चलने का एक कमिटमेंट है मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफा देने के बाद ये पोस्ट का। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही भावुक पल है। ऐसा हम लोग कहते हैं राजनीति में कि नीतीश कुमार बनना आसान नहीं होता, तो ये भी हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। और नीतीश कुमार ने ये एक तरह से त्याग दिखाया है और वो नई पीढ़ी को मौका दिया है कि नई पीढ़ी इस जिम्मेदारी को संभालें, उनका गाइडेंस रहेगा, वो एक गाइड रहेंगे और वो अपनी भूमिका में जहां हैं उस भूमिका में वो बिहार के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। ये आश्वासन मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को आज इस पोस्ट के बाद सुकून देने वाला है। पोस्ट में बहुत सारी चीज़ों का नीतीश जी ने जिक्र किया है कि कैसे कैसे किस तरह से बदलाव लाए, क्या विकास के कार्य किए, किन किन वर्गों के लिए क्या किया, ये सब भी बहुत कुछ लिखा है। और उसमें आगे की योजनाओं के बारे में भी लिखा है कि 7 निश्चय 3 योजना, इसके तहत 5 वर्षों में क्या कुछ होना है। एक बात विशेष रूप से उन्होंने लिखी है कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने विशेष रूप से धन्यवाद भी दिया है। ये भी बहुत कुछ कहता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार हालांकि बीच में एक आध बार इधर उधर गए, लेकिन बीजेपी से जिस तरह से उनका जुड़ाव 1996 मुझे याद है जब समता पार्टी हुआ करती थी, तब बिहार में उनका गठबंधन हुआ था, उस समय से लेकर के एक तरह से ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और नीतीश कुमार जी के बीच का जो इक्वेशन है, जो केमिस्ट्री है, वो भी अब ये लग रहा है कि दिनों दिन और ज्यादा अच्छी होती जा रही है क्या? लाल जी, हमको याद रखना चाहिए कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जहां और उसके बाद जो डिवीजन के बाद में बिहार के साथ सामने में कोई एक माइंस का भी कुछ नहीं था। तो आप सोचिए कि बिहार के इतनी बड़ी आबादी, 10 करोड़ 12 करोड़ की बिहार की आबादी, जिसके पास रिसोर्सेज के नाम पे सिर्फ खेतीबाड़ी है, और उस स्टेट को नीतीश कुमार के राज में अगर आप जो बिहार का जो आप स्टेट डेवलपमेंट, उसका जीडीपी देखिए तो वो अगर 11-12% पहुंचा है, कृषि विकास दर पे बिहार सबसे आगे रहा है, तो इसमें भूमिका केंद्र की रही है। वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के बाद से आप लगातार देखिए कि उसके बाद में 2014 के विकास में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं बिहार में, जितने काम हुए हैं, हाईवे का बिहार में जितने काम हुए हैं, बिहार में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लेके आप देखिए रेलवे के जितने बड़े विस्तार हुए हैं, ये सारे चीजें ये बताता है कि बिहार को केंद्रीय मदद से और केंद्रीय योजनाओं से बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए जो डबल इंजन की सरकार जब आप कहते हैं, तो उसकी ये बड़ी भूमिका में नरेंद्र मोदी हमेशा सामने में है। और ये बात हमें याद रखना चाहिए। आज बिहार की हालत देखिए कि बिहार में जिस तरह से एयरपोर्ट का जाल बिछा है, बिहार में जिस तरह से कम्युनिकेशन में रेलवे का आप सोचिए नेटवर्क बना है, और बिहार में जो हाईवेज का एक बड़ा नेटवर्क बना है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, बिजली के मामले में 24 घंटे बिजली, पावर सप्लाई के मामले में बिहार में सफिशिएंट पावर है, तो ये बड़ी चीजें जो बिहार में कमाया है उसमें सेंटर की और खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी की भूमिका है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने इस चीज को एक तरह से बहुत ही विनम्रता से इस बात को स्वीकार किया है कि केंद्र के सपोर्ट से जो उन्होंने इतना दिन का राज किया है, उसमें उनका सहभागिता को एक बार याद करना जरूरी था। बिल्कुल, बिहार से लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार हम आपको खबरें दिखाते भी रहेंगे जो कुछ वहां से खबरें मिलेंगी। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बंगाल पर जो हम चर्चा कर रहे थे उस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बिहार से जुड़ी खबरें आपको दिखा रहे थे कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पोस्ट लिखा है, वो एक्स पर उन्होंने एक भावुक सा पोस्ट लिखा है अपना इस्तीफा देने के बाद, पद को छोड़ने के बाद, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद। और दूसरी तरफ एनडीए की विधायक दल की जो बैठक है, विधानमंडल दल की बैठक, उसकी भी तैयारी की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें, ये तस्वीर है जब वो राज्यपाल से इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे, और दूसरी तरफ एक तस्वीर वह भी है जो एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि अब आगे एनडीए विधानमंडल दल का नेता कौन होगा। और इसमें सभी बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और विजय सिन्हा, और वहाँ के बड़े नेता सभी जो हैं वहाँ पर उपस्थित हैं। और विशेष रूप से जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए हैं बिहार में, और वहाँ पर इस बात का फैसला हो रहा है कि आगे अब बिहार की कमान किसके हाथ में दी जाए। मधुरेश नारायण पटना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर हैं फिलहाल। तो मधुरेश से हम जुड़ते हैं और उनसे जरा अपडेट लेते हैं। मधुरेश, नीतीश कुमार जी का बड़ा भावुक सा पोस्ट जिस पर अभी हमने बात भी की, विश्लेषण किया। मधुरेश बताइए, वहां पर जब नीतीश कुमार जी ने अब पद को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है, अब आगे के लिए वहां एनडीए विधानमंडल दल की बैठक क्या शुरू हो चुकी है या होने वाली है? नहीं लालचंद जी, अभी मैं विधानसभा मैं अभी सीएम हाउस था और अभी मैं विधानसभा पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी एनडीए विधानमंडल की जो बैठक है वो अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन नेता जो हैं उनके पहुंचने का दौर चल रहा है। लगातार जो एनडीए के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, विधायकों के साथ में एमएलसी भी पहुंच रहे हैं, और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में लगभग 4 बजे के आसपास एनडीए विधानमंडल की जो बैठक है वो शुरू होगी।
और इसी में जो विधायक दल है उन विधायक दल का नेता चुना जाएगा और लगभग 5 बजे के आसपास जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे उनके नेतृत्व में समर्थन पत्र लेकर के जो शीर्ष कमेटी होगी एनडीए की वो लोक भवन जाएगी और राज्यपाल को अपना सरकार बनाने का जो समर्थन पत्र है वो सौंपेगी और इसके बाद कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखे जाने की संभावना है। फिलहाल नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार जब इस्तीफा देने जा रहे थे उससे ठीक पहले लगभग 15 से 20 मिनट पहले उनसे मुलाकात करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। उनके साथ में नितिन नवीन भी थे और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी थे। इसके अलावा और भी कई बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो वहां पे गए थे। लगभग 10 से 15 मिनट तक उनके बीच में बातचीत हुई और लगभग 3:05 पे ये जो बीजेपी के नेता थे वो सीएम हाउस से निकले और उसके बाद ठीक 2 से 3 मिनट के बाद हमने देखा कि सीएम नीतीश कुमार अपने आवास से निकले और वो लोक भवन गए और लोक भवन जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। वहां बमुश्किल 5 से 7 मिनट नीतीश कुमार रुके थे और उसके बाद फिर वो वापस सीएम हाउस चले गए। जी लालचंद जी मधुरेश, वहां पर जैसा आपने बताया कि आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के दो उप मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान हो सकते हैं और मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होगा। ये लगभग साफ है कि जेडीयू की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होगा और ये इसका ऐलान भी होगा। अच्छा जी देखिए, अभी तक बिहार में जो फॉर्मूला चल रहा था, फॉर्मूले के हिसाब से जब जदयू का मुख्यमंत्री होता था तो बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते थे। अब चूंकि फॉर्मूला जो है वो इन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, यानी बीजेपी के पास मुख्यमंत्री की सीट चली जाएगी, तो समझा जा रहा है कि जदयू के कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इसमें एक नाम, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, निशांत कुमार का सबसे ज्यादा लिया जा रहा है उप मुख्यमंत्री के पद के लिए और उसके अलावा एक और उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभी संभावना दिख रही है वो ये कि, और सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री के साथ में 2 डिप्टी सीएम जो होंगे वो बनाए जाएंगे और इनका ही शपथ ग्रहण जो है वो कल किया जाएगा और मंत्रिमंडल के जो अन्य मंत्री होंगे उनके शपथ ग्रहण का या मंत्रिमंडल के विस्तार का जो कार्यक्रम है वो बाद में रखा जाएगा। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं और कुमार आलोक हमारे वो संवाददाता हैं जो बिहार की राजनीति वहाँ के बारे में और बिहार आना जाना भी उनका लगा रहता है और बिहार की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। आलोक, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। आलोक, बताइए कि क्या लग रहा है, क्योंकि मधुरेश वहां से जो खबर दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज एनडीए विधायक दल की बैठक में एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान हो सकता है, लेकिन मंत्री बाद में बनाए जाएंगे, मंत्रियों का नाम बाद में तय होगा। सम्राट का लगभग सम्राट बनना, बिहार का नया सम्राट बनना लगभग तय है क्या कुमार आलोक, या कुछ और भी हो सकता है जिसे कई बार बीजेपी चौंकाती है? जी देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से आज सवेरे से लेकर के जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पर घटी है बिहार में, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। खासकर भारतीय जनता पार्टी का पहला जो मुख्यमंत्री यहाँ पर होगा और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया राजभवन जाकर के और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया है, उस एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से काम इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में हुआ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क निर्माण का क्षेत्र हो, तो तमाम तरह के कार्य 21 सालों के कार्यकाल में एनडीए की सरकार के कार्यकाल में हुआ और आगे भी जारी रहेगा। और हम सरकार के साथ, नई जो सरकार बनेगी उस सरकार के साथ हमारा जो आशीर्वाद है, हमारा जो सहयोग है वो बरकरार रहेगा। और खासकर उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बिहार के लिए विकास का जो रास्ता था या बिहार के विकास के लिए जो फंड जो थे या जो कोई भी सहयोग बन पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। और यही वजह है कि आज बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे अन्य जितने भी तमाम विकास के माध्यम होते हैं, उसमें बिहार आज सर्वोपरि है। और दूसरी जो खबर आ रही है जो सम्राट चौधरी के बारे में कि लगभग उनका नाम तय हो गया है। हालांकि बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी जारी है और बीजेपी की विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी और सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा। जो और ऐसा कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम बिल्कुल फाइनल हो चुका
होगा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी अभी अपने एक्स पर यह पोस्ट किया है और सम्राट चौधरी को बधाई दी है नेता चुने जाने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन हम तब तक कुछ नहीं बता सकते, यानी आधिकारिक रूप से जब तक ये खबर दी नहीं जाएगी तब तक हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम बिल्कुल फाइनल है और वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से कहें तो ये एक ऐतिहासिक अवसर है जब उनका पहला कोई मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। और यह भी खबर आ रही है कि 2 जो डेप्यूटी सीएम होंगे वो जनता दल यू से होंगे। अब कौन होगा जनता दल यू से ये डेप्यूटी सीएम, ये जनता दल यू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, कुछ देर में ये तय हो जाएगा, जो संसदीय बोर्ड है वो तय करेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक जोड़ने के लिए और बिहार की राजनीति के बारे में वहां की बातें जो हैं वो बताने के लिए। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दी चुनौती। नमस्कार।